हेलो गाइस, क्या आप हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को लेकर ऐसे एक वीडियो की तलाश में है कि जिसको पढ़कर आपका जो पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। जी हाँ, आज मैं आपको हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को बिल्कुल बारीकी के साथ में पढ़ाऊंगा और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपसे ये दावा भी करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को लेकर अन्य वीडियो देखने की आपको आजीवन कभी भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहे, तभी ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज मैं आपको हिंदी निबंध का उद्भव और विकास पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगभग 1.5 ईयर्स, जी हाँ, लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात मेरा मेहनत जो है वो रंग लाया है। मेरा कहने का तात्पर्य कि YouTube की ओर से मुझे पहला पेमेंट आ गया है। इसके लिए मैं आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे YouTube के जितने भी परिवार हैं, उन सभी को मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि ये अलग बात है कि जो आया मुझे अमाउंट, जो YouTube से पेमेंट आया वो बहुत ज़्यादा नहीं आया, बिल्कुल थोड़ा कम आया है, लेकिन कम ही सही, आया तो सही। और मैंने लगभग इसमें जी तोड़ करके कड़ी मेहनत की है और मेरे मेहनत के साथ साथ में आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं वीडियो बनाता भी, लेकिन देखने वाले अगर दर्शक नहीं होते, मेरे ऑडियंस नहीं होते, तो वीडियो को देखता कौन, मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे होता? तो इसीलिए धन्यवाद के हकदार है आप लोग, इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, अब बिना देर किए हुए आज हम लोग हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को पढ़ाऊंगा। जी हाँ, आपको पता है कि मैं आपको हिंदी निबंध के उद्भव विकास तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको क्या दूंगा? नोट्स दूंगा, जिसका आप सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि मैं जो नोट्स देता हूँ, मैं आपसे ये दावा कर सकता हूँ कि इस नोट्स को आप किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम में हो, फिर वो चाहे बीए की हो या फिर एमए की हो, अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं ये जो नोट्स आपको बना कर देता हूँ, लगभग मैं 3-4 पुस्तकों से पढ़ता हूँ, मतलब कि 3-4 पुस्तकों से संदर्भ लेकर, रेफरेंस लेकर मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में मैं अपना एक तैयार कराता हूँ नोट्स, और उस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप उपन्यास के उद्भव और विकास की खोज कर रहे हैं, नाटक की उद्भव और विकास की खोज कर रहे हैं, उसी तरह कहानी की, या फिर आप देवनागरी लिपि की, इस तरह से उद्भव और विकास को लेकर मैंने एक सीरीज़ बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको मैंने उद्भव और विकास को लेकर जितने भी वीडियो बनाई है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग निबंध के उद्भव और विकास को पढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी के साथ में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। जी हाँ, प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए, ये जो निबंध शब्द हम लोग पढ़ते हैं, ये इसमें आप देखिए 2 शब्द है, एक नी है, दूसरा बंध है। नी यहाँ पे उपसर्ग है और बंध जो है वो धातु है। तो नी प्लस बंध मिलकर बना है निबंध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अब यहाँ पर बंधा हुआ सुनकर ये मत सोचिए मैं रस्सी से लेकर बांधने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ निबंध की। नहीं समझे? समझिए और अच्छी तरह से समझिए कि निबंध का मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई साहित्यकार, जब कोई रचनाकार, जब कोई लेखक, साहित्यकार, रचनाकार या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है कि वो अपने विचारों को, अपने भावों को क्रमबद्ध, ध्यान रखिए कैसे? क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। उसके बाद सुगठित, सुंदर तरीके से, सुबोध भाषा में अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। अब समझ में आया निबंध क्या है? जब कोई भी व्यक्ति, रचनाकार, लेखक अपने विचारों को, अपने भाव को क्रमबद्ध, सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, वो निबंध कहलाता है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि क्रमबद्ध,
इस क्रमबद्ध शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए जब आप कोई डिक्शनरी देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले एम दे दिया गया है, फिर जेड, फिर ए, इस तरह से तो आपको नहीं होता। आपको किस तरह से देखने को मिलेगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा। इस तरह से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिलेगा। अब तो क्रमबद्ध मतलब निम्नबद्ध। मान लीजिए कि अगर आपके परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, कोरोना क्या है, एक वैश्विक महामारी है, इस पर आप निबंध लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली आप प्रिवेंशन नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे फर्स्ट तो आप प्रस्तावना लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जहां पर आप कोरोना के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे कि ये है क्या, आखिर में वास्तव में ये बीमारी है क्या। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? कॉज लिखेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है कि कारण। इस बीमारी का कारण क्या है, कॉज क्या है, उसको आप लिखेंगे। ये बीमारी आई कहाँ से, उसको आप लिखेंगे कॉज में, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? बीमारी के लक्षण को लिखेंगे, जिसे अंग्रेजी में सिम्टम्स कहा जाता है। कॉज को लिखने के बाद में आप लक्षण को लिखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको कोरोना हो गया तो कोरोना के चलते आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकता है, कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। लक्षण को लिख लिया। अब लक्षण को लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे कि प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में इफेक्ट कहा जा सकता है, कि ये जो कोरोना है इसका प्रभाव समाज में, एक व्यक्ति के शरीर में कितना हद तक जा सकता है, इसका इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है कौन से हद तक हो सकता है। तो आप प्रभाव और इफेक्ट को लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? प्रिवेंशन लिखेंगे, जिसे आप क्या करेंगे हिंदी में? निवारण। फिर आप निवारण लिखेंगे कि मान लीजिए कि कोरोना हो गया, अब इस कोरोना से बचा कैसे जाए। कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आपको कोरोना होने से पहले, आपके सोसाइटी में कोरोना फैलने से पहले आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं कि आपके सोसाइटी में कोरोना आए ही नहीं। तो प्रिवेंशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मास्क की बात करेंगे, बार बार हाथ धोना वगैरह वगैरह, ये सब चर्चा करेंगे। और अंतिम में हम क्या लिखेंगे? सुझाव देंगे, ठीक है। इसमें आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अपना सुझाव से मतलब अपना सुझाव ही देंगे आप। निबंध क्या है उसको समझिए। निबंध गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा इसीलिए है क्योंकि निबंध जो है, निबंध लिखते हुए जो लिखने वाला जो होता है वो अपने मत को ही प्रस्तुत करता है। कोई रटी रटाई चीज़ को वो नहीं लिखता है, वो अपने विचारों को, अपने भावों को उस पर अभिव्यक्त करता है। इसलिए जो निबंध है वो अधिक लोकप्रिय है। तो आशा करता हूं कि आपको क्रमबद्ध तरीके से निबंध लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि अगर आपको परीक्षा में कभी भी निबंध लिखने आए, या फिर परीक्षा में या कोई कंपटीशन में आए, प्रतियोगिता में आए, तो आप इस तरह से क्रमबद्ध से सीक्वेंस के साथ में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग क्योंकि हम लोग निबंध की उद्भव और विकास पर बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अब तक जो निबंध की परिभाषा को समझा वो तो हमने खुद लिखा, वो मैंने आपको दिया। अब हम कुछ साहित्यकारों की, ठीक है, कुछ साहित्यकारों द्वारा इस निबंध को किस तरह से परिभाषित किया है उसको हम लोग लिखेंगे। वैसे तो निबंध को हर एक साहित्यकारों ने परिभाषित किया होगा, लेकिन हम केवल एक दो ही पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें सीमित अंक के लिए हम लोगों को प्रश्न का उत्तर तैयार करना है। तो हम सभी की चर्चा करने लगेंगे तो परिभाषा में ही 4-5 पेज पृष्ठ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल 2-3 रचनाकारों के, साहित्यकारों के परिभाषा को लिखेंगे, ठीक है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र निबंध के विषय में लिखते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वो गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी भी विषय में स्वच्छंदता पूर्वक परंतु विशेष सौष्ठव मतलब सुंदर प्रकार से, सन्निहित मतलब एकत्र होकर, उसके बाद सजीवता और व्यक्तिकता के आधार पर अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है, ठीक है। व्यक्तिकता से तात्पर्य है कि मतलब कि वो पर्टिकुलरली, ठीक है, क्योंकि निबंध में
वो अपना विचार ही प्रस्तुत कर रहा होता है, अपना अनुभव, अपना भाव को ही वो व्यक्त कर रहा होता है। वहाँ पे मान लीजिए मेरा दोस्त क्या सोचता है उसके भाव को थोड़ा सा ले लिया, मेरा गुरु क्या सोचता है उसके थोड़े से भाव को ले लिया, फिर जाकर लिखा, ऐसा नहीं। उसमें बिल्कुल पूरी तरह से उसके व्यक्तित्वता के, ठीक है, उसके पर्टिकुलर अनुभव और भाव की अभिव्यक्ति होती है। वहीं आधुनिक निबंध के जन्मदाता माने जाने वाले फ्रेंच के विद्वान मार्टिन के अनुसार निबंध जो है विचारों, कथाओं और उद्धरणों मतलब कोटेशन का मिश्रण है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि कवियों की कसौटी गद्य है तो गद्य की कसौटी जो है वो क्या है, निबंध है। तो हम लोगों ने देखा 3 लोगों का परिभाषा, इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि निबंध जो है विचारों को प्रकट करने की कला है। हिंदी साहित्य जगत में निबंध का समुचित सूत्रपात की बात करें तो ये राष्ट्रीय जागरण काल से होता है। राष्ट्रीय जागरण काल अर्थात दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण काल मतलब भरतेंदु युग से होता है, ठीक है। तो और हिंदी साहित्य जगत में निबंध के प्रवर्तक अगर आपसे कौन है पूछा जाए तो निसंकोच आप कहेंगे कि आचार्य भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हाँ, आचार्य भरतेंदु हरिश्चंद्र और कहीं कहीं बालकृष्ण भट्ट को भी हिंदी निबंध के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप मोटा मोटी बात इतना समझिए कि हिंदी का वास्तव में और सही रूप में उदय और विकास जो है वो आधुनिक काल की ही देन है। जिस तरह से अन्य गद्य विधाओं की देन भी भरतेंदु युग से ही होती है, आधुनिक काल से ही होती है, उसी प्रकार से निबंध का उदय और विकास भी भरतेंदु युग से ही प्रारंभ होता है। तो इतना लिखने के बाद इतना काफ़ी है प्रस्तावना के लिए। मैं भी कहाँ प्रस्तावना में निष्कर्ष की बात कर रहा हूँ। अभी निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है बड़ा लंबा है, लेकिन चिंतित ना हो, वीडियो भले ही लंबा हो, शर्त यह है कि चीज़ें जो है, विषय जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वीडियो जहाँ 20 मिनट का मैं आमतौर पर बनाया करता हूँ, तो मान लीजिए अगर आज का वीडियो 30 मिनट तक भी चला गया तो क्या बात, कोई बात नहीं है। आपको विषय समझ में आए, चीज़ें क्लियर हो, इतना ही तो काफ़ी है ना। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, खैर कोई बात नहीं। तो प्रस्तावना में आप इतना ही लिखेंगे, उसके बाद अंतिम लाइन आपको पता ही होगा, मैं बार बार बताता हूँ। अंतिम लाइन में आप लिखिए कि अब आगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग विकास, उदय और विकास पर चलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए उद्भव और विकास को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हिंदी निबंध के उद्भव और विकास को हम लगभग 4 खंडों में, ठीक है, 4 टाइप्स में, 4 खंडों में समझ सकते हैं। सबसे पहला भरतेंदु युग, ठीक है, भरतेंदु युग और हिंदी निबंध। भरतेंदु युग का आपको समय सीमांकन बता दूं तो 1968 से लेकर 1900 तक में जितने भी निबंध लिखे गए उन सभी निबंधों को हम भरतेंदु युग के निबंध के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1922 के मध्यांतर जितने भी निबंध लिखे गए उनको हम द्विवेदी युग के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद फिर शुक्ल युग मतलब छायावाद में भी, छायावाद को ही शुक्ल युग कहा गया, क्योंकि शुक्ल जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो छायावाद के ही रचनाकारों में से आते हैं। लेकिन जब हम लोग निबंध की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग छायावाद ना कहकर हम लोग शुक्ल युग कहते हैं। तो 1919 से लेकर 1938 तक के समय सीमांकन को और इसके अंदर जितने भी निबंध लिखे गए उनको हम लोग शुक्ल युग के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद अंतिम में हम लोग शुक्लोत्तर युग देखेंगे। शुक्लोत्तर युग में 1938 से लेकर 1947 के मध्यांतर जितने भी निबंध लिखे गए उसको हम लोग शुक्लोत्तर युग में देखेंगे। शुक्लोत्तर मतलब कि शुक्ल के पश्चात, ठीक है, उसी को शुक्लोत्तर कहा गया है, जिसे हम लोग छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। तो इन 4 खंडों में हम लोग निबंध को देखेंगे। लेकिन बिफोर डेट, अब आप में ये कन्फ्यूज़न होगा कि आपसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि हिंदी का पहला निबंध कौन सा है। यहाँ बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। उपन्यास आसान है, नाटक भी आसान है, कहानी भी आसान है, लेकिन निबंध में थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
क्योंकि हिंदी का निबंध, पहला निबंध कौन सा है पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज़ आ जाते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन ना, जिसे वस्तुपरक प्रश्न कहा जाता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि हिंदी का पहला निबंध कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। किसके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला निबंध जो है वो राजा भोज का सपना। कौन सा है? राजा भोज का सपना, जिसके रचयिता है शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसके रचयिता कौन है? राजा भोज का सपना, और उसके रचनाकार है शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसकी प्रकाशन हुई थी 1839 को। तो गणपति चंद्रगुप्त ने इसे हिंदी का पहला निबंध माना था। वहीं विश्वनाथ के अनुसार, अब देखो यहाँ भी कंट्रोवर्सी है कि किसी ने इसे माना, फिर कोई किसी और को मान रहा है। तो विश्वनाथ के अनुसार सदा शुक्लाल द्वारा रचित सुरासु निर्णय, जिसका प्रकाशन 1840 को हुआ था, विश्वनाथ ने उसे हिंदी का पहला निबंध माना है। अब यहाँ कुछ बच्चों का डाउट ये भी होगा कि सर जो आपने राजा भोज का सपना कहा, वो तो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था, राजा भोज का सपना क्या निबंध है क्या? तो बच्चों मैं बता दूं कि वैसे तो राजा भोज का सपना देखा जाए तो कहानी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें निबंध के गुण है। क्या है? निबंध के गुण है। गुण मतलब क्वालिटीज है, इसीलिए उसको निबंध के श्रेणी में रखा गया। और ये मैंने और आपने तो उसे हिंदी का पहला निबंध नहीं कहा, ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कही गई है और बहुत लोगों ने इसे स्वीकारा है। तो आपसे कभी भी हिंदी का पहला निबंध पूछा जाए तो निसंकोच आप राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित 1839 को प्रकाशित को आप निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया। ठीक है, अब ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को और इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग उद्भव और विकास को देखने की प्रयास करेंगे कि भरतेंदु युग और हिंदी निबंध के क्षेत्र में भरतेंदु युग और स्वयं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या क्या योगदान रहा है। भरतेंदु युग को जागरण काल भी कहा जाता है। भरतेंदु युग में जो साहित्यकार हुए, जो रचनाकार हुए, तो उन्होंने क्या किया कि जनता को जागरूक कराना, ठीक है, समाज में सुधार लाना, सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना, इस युग के साहित्यकारों का मुख्य उद्देश्य रहा है। वो लोग का मेन जो मोटिवेशन था, मोटिव जो था, यही रहा है कि जनता को जागरूक कराना, कि जो जनता है जिस पर शोषण किया जा रहा है उनको जागरूक कराए। ठीक है, और सोसाइटी में, समाज में क्या लाए? सुधार लाए। और उसी तरह से संस्कृति को, अपने कल्चर को बढ़ावा देना इस युग के साहित्यकारों का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, और वहीं आपको यह भी पता होगा कि भरतेंदु युग में ही विभिन्न गद्य विधाओं और कई पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास होता है, उदय और विकास होता है। आपको पता होगा कि हिंदी में बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का जो आगमन है वो भरतेंदु युग से ही होता है। तो जब विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का आगमन हुआ तो उसी के साथ साथ अन्य गद्य विधाओं के रूप में सबसे लोकप्रिय गद्य विधा के रूप में निबंध का भी उदय होता है, उद्भव होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ कि जो ये उद्भव और विकास वाले प्रश्न से जूझने से पहले आपको उद्भव क्या चीज़ है, विकास क्या चीज़ है, और उद्भव और विकास से पूछे जाने वाले प्रश्न को किस तरह से लिखा जाता है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूं, आप पहले उसको जाकर देख लें, उसको समझ लें। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी टॉपिक पर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ ले तो उद्भव और विकास वाले प्रश्न को लिखने से आप रुकने वाले हैं। तो पहले उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, इसलिए उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी निबंध के प्रवर्तक या फिर जन्मदाता जो है वो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। ठीक है, इस युग में, भरतेंदु युग में निबंध का विषय क्या क्या रहा होगा? समाज, उसके बाद आपका राजनीति, धर्म,
आलोचना, खोज यात्रा, प्राकृतिक वर्णन, आत्मचरित्र, ये तमाम विषय पर इस युग में निबंध लिखे गए। कई सारे अंधविश्वास, मिथ्या परंपरा, उसके बाद बाह्य आडंबर मतलब दिखावा, बाह्य आडंबर मतलब दिखावा, उन सब पर निबंध द्वारा चोट किया गया है। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार है: कश्मीर कुसुम, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, पांचवें पैगंबर, सरयू पार की यात्रा, होली, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसके बाद भूकंप आदि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ प्रमुख निबंध है। उसी के साथ साथ आपको पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि भरतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट को भी कुछ लोग हिंदी निबंध के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, तो वो भी हिंदी निबंध के, ठीक है, बहुत ही प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 1000 से भी अधिक निबंध लिखा है। कितना? लगभग 1000 से भी अधिक निबंध लिखा है, जिसमें कुछ प्रमुख निबंध के मैं नाम को आपको बता रहा हूं कि बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा। यहाँ देखिए, आप विषय को देखिए, विषय ही इतना मतलब रोचक विषय है, ठीक है, और तत्कालीन विषय है, तत्कालीन समाज में जो समस्या थी उस समस्या पर आधारित विषय है, तो वो एक प्रकार से इस पर चोट भी करते हैं, ठीक है। तो बाल विवाह हो गया, उसमें बाल विवाह किया जा रहा था, तो उस पर करारा चोट करते हुए उन्होंने ये निबंध लिखा है। उसी तरह स्त्रियां और उनकी शिक्षा, ठीक है, उस समय में स्त्रियों को 4 दीवारी के अंदर रखने की बात करते थे, तो उन लोगों ने स्त्री के हक के लिए इस तरह का निबंध लिखा। राजा और प्रजा, देखिए निबंध का शीर्षक ही मतलब बड़ा ही रोचक और समस्या पर आधारित है। उसी तरह कृषकों की दुर्व्यवस्था, देश सेवा का महत्ता इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख निबंध है। उसी के साथ साथ इस युग के कुछ अन्य प्रमुख निबंधकार में नाम आता है, जैसे प्रताप नारायण मिश्र का, बाल मुकुंद गुप्त का, बद्री नारायण चौधरी, उसके बाद अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी आदि इस युग के कुछ प्रमुख निबंधकारों में गिने जाते हैं। यहाँ एक बात आपको बता दूँ, ये जो जितने भी मैंने नाम पढ़े निबंधकारों के, ये केवल निबंधकार ही नहीं थे। आधुनिक काल से आप देख सकते हैं कि जितने भी रचनाकार हुए वे विभिन्न प्रतिभा के धनी थे, मतलब कि विलक्षण प्रतिभा के धनी वाले व्यक्ति थे। मतलब वो निबंध भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी लिख रहे हैं, नाटक भी लिख रहे हैं। तो इन सब रचनाकार अन्य रचना के साथ साथ में इन लोगों ने निबंध भी लिखा, लेकिन यहाँ पे सबसे सर्वोच्च नाम जो है वो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी और बालकृष्ण भट्ट का ही लिया जाता है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि भरतेंदु युग में जितने भी निबंध लिखे गए वो सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ था, और भरतेंदु युग ने निबंध को शिखर के ऊपरी छोर तक पहुंचा दिया, ठीक है। मतलब कि इस काल में निबंध का उदय भी हुआ और विकास ने भी तेज रफ्तार पकड़ लिया, डेवलपमेंट ने भी, ठीक है। अब दूसरा पड़ाव आता है द्विवेदी युग और हिंदी निबंध, ठीक है। तो द्विवेदी युग के में निबंध की बात करें तो भरतेंदु युग के तुलना में द्विवेदी युग में निबंध की स्थिरता में थोड़ी सी कमी आई। कहने का तात्पर्य कि भरतेंदु युग के मुकाबले इसमें हिंदी का निबंध का विकास इतना शीघ्रता के साथ में नहीं हुआ, उसमें स्थिरता में कमी पड़ी, मतलब कि इसने स्लो गति को, धीमा गति को पकड़ा। लेकिन जितने भी गिने चुने निबंध लिखे गए उसमें आप क्या देख पाएंगे कि भाषा में बड़ा ही शिथिलता देख सकेंगे, उसमें फोड़ता देख सकेंगे। फोड़ता मतलब कि निबंधों में मैच्योरिटी देख सकेंगे आप, उसमें गंभीरता देख सकेंगे। और इस सब का श्रेय जो है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। जी हाँ, आपने अन्य विषय में पढ़ा होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन ने भाषा में परिष्कृत लाई, मतलब कि उन्होंने भाषा में बड़ा काम किया है, उन्होंने भाषा को परिष्कृत किया है। तो इसी के साथ साथ इस युग में जितने भी निबंध लिखे गए उसमें भी आप भाषा में स्थिरता देख सकते हैं, उसमें परिष्कृत रूप, भाषा के परिष्कृत रूप को देख सकते हैं। तो जब भाषा में परिष्कृत रूप आएगा तो अवश्य ही निबंध में भी जितने विषय लिखे गए उसमें भी आप क्या देख सकते हैं, विस्तार देख सकते हैं। इस युग के प्रमुख निबंधकारों की बात करें, निबंधकार मतलब रचनाकार ही, उन लोगों ने भी सेम वही बात कि अलग रचनाएं भी लिखी और निबंध भी लिखे। तो उसमें स्वयं सबसे पहला नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आता है, फिर दूसरा अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम आता है, फिर
पद्म सिंह शर्मा, उसके बाद माधव मिश्र, मोहनलाल मेहता, उसके बाद बनारसी दास चतुर्वेदी, मिश्र बंधुओं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि। याद रखें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अच्छे कहानीकार के साथ साथ में एक अच्छे निबंधकार भी थे। और क्योंकि इस द्विवेदी युग में नैतिकता को विशेष महत्व दिया गया, तो निबंध जो थी उसमें निबंध, जितने भी निबंध थे वो नैतिकता पर आधारित होती थी। मतलब कि नैतिक निबंध जो है वो बहुत ज़्यादा इस युग में लिखे गए। इस युग के कुछ प्रमुख निबंधों की चर्चा करेंगे। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंधों की बात करें तो उन्होंने लिखा है साहित्य की महत्ता, और फिर कवि और कविता, उसके बाद कवि कर्तव्य, फिर नाटक और उपन्यास, कालिदास का भारत आदि आदि। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख निबंध है। कुछ प्रमुख, यहाँ मैं संपूर्ण निबंधों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है, और उतना अगर मैं करूँगा तो आप उतना लिख भी नहीं पाएंगे। तो हम लोग केवल प्रमुख आवश्यकता अनुसार ही हम लोग जिक्र करेंगे। फिर देख सकते हैं आप माधव प्रसाद मिश्र का माधव मिश्र निबंध माला। जी हाँ, इनकी जो ये माधव मिश्र निबंध माला है, इनकी यह निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह मतलब इस संग्रह के अंदर में उनकी कई सारे निबंध जो है वो आ जाती है। इसमें बच्चों को बड़ा आसान रहता है, अगर संग्रह का नाम आए तो हमें एक एक निबंध को, या फिर कविता की बात करें तो कविता संग्रह को पढ़ लिया तो एक एक कविता को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब संग्रह को एक ही में करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान रहता है आप सभी के लिए। तो ये आपका उनका निबंध संग्रह है। उसी तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो मोरिस कुठाव, उसके बाद कछुआ धर्म, उसके बाद संगीत आदि उनकी कुछ प्रमुख निबंध है। फिर पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग और प्रबंध मंजरी नामक निबंध संग्रह इत्यादि इस युग के कुछ प्रमुख निबंध वो या फिर निबंध संग्रह है। तो द्विवेदी युग के निबंध में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। ओके, अब बात करते हैं शुक्ल युग और हिंदी निबंध। जी हाँ, हिंदी साहित्य जगत में या फिर निबंध के जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना इसलिए है क्योंकि इन्होंने वैचारिक निबंध को उत्कर्ष के चरम ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मतलब कि उन्होंने जो वैचारिक निबंध है, जो समीक्षात्मक निबंध है, उसको इन्होंने इसके विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने कई सारे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं जिसमें आप कुछ देख सकते हैं, जैसे कविता क्या है। हम लोगों ने काव्य शास्त्र जब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना कि कविता की आत्मा क्या है, कविता क्या है, कविता हेतु, कविता का प्रयोजन। तो उसी से रिलेटेड ये भी समीक्षात्मक है, समीक्षक है। तो इन्होंने लिखा कि कविता है क्या, कविता क्या है। ठीक है, फिर साधारीकरण और वैचित्र्यवाद, फिर रसात्मक बोध, उसके बाद रसात्मक बोध के विविध रूप, उसके बाद भरतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इन्होंने निबंध लिखा है। तो ये कुछ इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, समीक्षात्मक निबंध है जिसपे इन्होंने समीक्षा की है, क्रिटिकली एनालिसिस की है। शुक्ल जी के निबंध की बात करें तो उसमें विचारिकता, सामाजिकता, साहित्यिकता, उसके बाद व्यवहारिकता, मौलिकता, ये सभी विषय बिंदु जो है आप उनके निबंधों में देख सकते हैं। उन्हीं के साथ साथ इस युग के कुछ अन्य प्रमुख निबंधकार के अंतर्गत आते हैं बाबू गुलाब राय, उसके बाद पद्मूलाल पुन्नालाल, उसके बाद फिर माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णदास, उसके बाद शांति प्रिया भी एक महत्वपूर्ण निबंधकार में है। जो मैंने नाम लिया सभी महत्वपूर्ण है, और जो नाम नहीं लिया वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम वही बात कि हम हर किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं। तो ये सब इस युग के कुछ प्रमुख निबंधकार है, तथा इस युग के कुछ प्रमुख निबंधों का नाम कुछ इस प्रकार है, मेरी असफलताएं, या फिर निराश क्यों, आशुवाद, मेरे निबंध आदि। और इसके रचनाकार कौन थे, बाबू गुलाब राय। फिर उसी के साथ साथ उत्सव, रामलाल पंडित, समाज सेवा, विज्ञान आदि पद्मूलाल पुन्नालाल का महत्वपूर्ण निबंध लोग हैं। उसके बाद फिर संचारिणी, युग और साहित्य, प्रतिष्ठा, साकल्य, सामयिकी आदि निबंध संग्रह जो है वो शांति प्रिया जी की निबंध संग्रह है। ठीक है, तो शुक्ल युग में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है, इनफ है। अब हम लोग बात करते हैं शुक्लोत्तर युग।
जैसे क्या छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। वैसे जैसे नहीं, छायावादोत्तर युग ही है, क्योंकि हम लोग निबंध को पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों ने शुक्लोत्तर युग कहा। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग में अब कौन कौन से निबंधकार आते हैं, उसके कुछ प्रमुख निबंधों को हम लोग जानेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये एक बात भी क्लियर करा दूँ कि कुछ निबंधकार या कुछ रचनाकार ऐसे हैं जो शुक्ल युग में भी आ रहे हैं और शुक्लोत्तर युग में भी आ रहे हैं। तो अगर किसी का नाम दोनों में रिपीट हो रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो शुक्ल युग के अंतिम दौर से उन्होंने लिखना शुरू किया होगा और शुक्लोत्तर युग के प्रारंभ तक उन्होंने लिखा होगा, तो दोनों ही श्रेणियों में आ सकते हैं, तो आपको पीछे बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। तो शुक्लोत्तर युग की बात करें तो शुक्लोत्तर युग में एक से बढ़कर एक विभिन्न प्रकार के निबंधकारों का जन्म हुआ। विभिन्न प्रकार से मेरा आशय है कि कोई किसी विषय पर लेकर लिख रहा है तो कोई किसी विषय पर लेकर लिख रहा है। यहाँ हम बात कर सकते हैं जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको एक ललित निबंधकार के रूप में तो जाना जाता है, उनको एक ललित निबंधकार के रूप में भी जाना जाता है और ललित निबंध के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो उनके कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार है: अशोक के फूल, कुटज, उसके बाद कल्पना कह गया मैं, कल्पलता, फिर आलोक पर्व आदि उनके कुछ प्रमुख ललित निबंध है। उसके बाद आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी भी प्रमुख निबंधकारों में से है। हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी इनकी प्रमुख निबंध है। इसके बाद भी और कई सारे निबंध हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही जिक्र किया। फिर इनके अतिरिक्त और कुछ इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकारों के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिससे आप परिचित होंगे ही, डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा था, और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास तो मेरा प्रिय पुस्तक रहा है। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास को बहुत ही डिटेल के साथ में समझना होगा तो वो पुस्तक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, उसमें डॉक्टर हरिद्वाल का भी हाथ है, उनका मृत्यु हो गया था, पश्चात डॉक्टर हरिद्वाल ने उसको संपूर्ण कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद इलाचंद्र जोशी हो गया, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरायन वात्सायन अज्ञेय, ये सब इस युग के निबंधकारों में भी गिने जाते हैं। कहानीकार तो थे ही ये, नाटककार उपन्यासकार भी थे, इसके साथ साथ ये निबंधकार भी थे। और शुक्लोत्तर युग की निबंधों की बात करें तो इसमें विचारात्मकता, भावात्मकता, सामाजिकता और हास्य व्यंग मतलब कि चीज़ों को हंसते हुए वे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, लोगों पर प्रहार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के निबंध इस युग में बहुत सारे लिखे गए। इस युग के कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार है: विचार और अनुभूति, जिसके रचनाकार नागेंद्र जी हैं। उसके बाद त्रिशंकु भवंती, जिसके रचनाकार अज्ञेय है। जड़ की बात, जिसके रचनाकार जैनेंद्र हैं। तो शुक्लोत्तर युग में इतना लिख देंगे तो इनफ है, काफ़ी है, पर्याप्त है। उसके बाद सबसे अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्यों? और निष्कर्ष में भी हम लोग शुक्लोत्तर युग के बाद 1947 के बाद में भी जो निबंधकार हुए उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि शुक्लोत्तर युग के बाद में निबंध के क्षेत्रों में मानो एक लहर ही उमड़ पड़ी, एक लहर ही चल पड़ी, मतलब कि एक से बढ़कर एक निबंधकार हमारे सामने आते हैं और विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के निबंध लिखते हैं। ठीक है, और निबंध जो है वो गद्य विधा की सबसे लोकप्रिय विधा भी बन जाती है। इसका पीछे का कारण ये है क्योंकि निबंध में जो लेखक होगा, जो रचनाकार होगा, जो उस निबंध को लिख रहा होगा, वो अपने भावों को, अपने विचारों को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से वो उस पर व्यक्त करेगा। तो ये सबसे लोकप्रिय विधा बनी रही है। तो इसके कुछ प्रमुख निबंधकारों की बात करते हैं, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, यशपाल जिससे आप परिचित ही होंगे, गुलाब राय, माखन लाल चतुर्वेदी, उसके बाद हरिशंकर प्रसाई ने भी कई सारे निबंध लिखे हैं और बहुत अच्छे अच्छे निबंध भी लिखे हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इस युग के रचनाकारों ने अन्य रचनाएं भी लिखी और हर रचनाकारों ने कुछ न कुछ निबंध भी अवश्य लिखी है। और आज तो आप देखते हैं कोई विश्वविद्यालय में हो, कोई विद्यालय में हो, कि आए दिन सरकार के द्वारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोई एनजीओ के द्वारा या फिर कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, कोई विभाग के द्वारा आए दिन निबंध प्रतियोगिता कराई ही जाती है। निबंध प्रतियोगिता मतलब ऐसे कंपटीशन, निबंध को समझ तो गए ना, अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है। अगर निबंध नहीं समझा तो ऐसे तो मालूम है। तो ऐसे कंपटीशन आपको आए दिन कराया जाता है। ठीक है, क्यों?
क्योंकि लोग इसमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो और ये लोगों के लिए सबसे अच्छा विधा है। लेकिन एक बात याद रखना, निबंध का मतलब ये नहीं है कि आप किताबों से, गूगल से, नेट से पढ़कर रट्टा मारकर जाकर लिखें। निबंध का मतलब ही है आप अपने विचार को, अपने भाव को, अपने अनुभवों को लिखें। इसलिए अगली बार निबंध की प्रतियोगिता में जाए तो खुद से उस पर तैयार करे और जाए, और क्रमबद्ध तरीके से लिखे। ऐसा नहीं कि पैर को सर के जगह पर और सर को पैर की जगह पर लिख दे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस के साथ में आपको लिखना होगा। आपको कंपटीशन में भी प्राइज लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि निबंध के उद्भव और विकास को लेकर मैंने आपको जिस तरह से समझाया और जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, पक्का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसी तरह से किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में, फिर वो चाहे बीए का हो, एमए का हो, अगर आप लिखेंगे तो आपको 15 में से 14, 20 में से 19 या फिर 18 लेने में से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमने भी अपने समय में इसी तरह लिखा और हमें भी अच्छी खासी मार्क्स मिली है। इसलिए मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। अंतिम में फिर आपसे यही गुजारिश करता हूँ, बार बार करता हूँ कि बहुत लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, नोट्स भी शायद ले लेते हैं, तो लेकिन इतना स्वार्थी होना भी तो ठीक नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा सहयोग करेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा, संसार ऐसे ही तो चलता है। तो अगर जिन लोगों ने कर लिया उनको धन्यवाद है, लेकिन जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कुछ पूछना हो, किसी टॉपिक पर सुझाव हो या फिर मांगना हो तो आप कमेंट करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें, ताकि अगली बार मैं हिंदी से जुड़ी किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ, आप सभी को होली का समय है।